सालों पहले एक भिखारी नंदा नगरी में भूख से तड़पने के कारण खाने के लिए कुछ मांग रहा था। तभी उसे एक व्यक्ति कुछ रोटियां दे देता है। अब भिखारी रोटी के लिए सब्जी की तलाश में पास के ही एक पंडाल में पहुंचता है। वहां भिखारी रोटी के लिए पंडाल के मालिक से थोड़ी सी सब्जी मांगता है। भिखारी को देखते ही गुस्से में पंडाल का मालिक उसे भगा देता है। दुखी भिखारी किसी तरह मालिक की नजरों से बचते हुए पंडाल की रसोई में पहुंच जाता है। वहां उसे कई तरह की लजीज सब्जियां दिखती हैं। गर्म गर्म सब्जियों से भाप निकल रही थी। भाप को देखकर भिखारी के मन में हुआ कि अगर रोटियों को इस भाप के ऊपर रख दिया जाए तो सब्जी की खुशबू उनमें मिल जाएगी। फिर रोटी में भी सब्जी का स्वाद आने लगेगा और सब्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सब सोचते हुए भिखारी रोटी पर सब्जी डालने की जगह उन्हें सब्जी से निकलने वाले भाप के ऊपर रख देता है। तभी अचानक वहां पंडाल का मालिक आ जाता है और भिखारी को सब्जी चोरी करने के लिए पकड़ लेता है। भिखारी उससे कहता है कि मैंने सब्जी नहीं चुराई है, मैं सिर्फ सब्जी की खुशबू ले रहा था। मालिक भिखारी को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने सिर्फ खुशबू ली है तो तुम्हें उस खुशबू की भी कीमत चुकानी होगी। डरी हुई आवाज में भिखारी उससे कहता है, मालिक मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं खुशबू की कीमत चुका सकूं। तब पंडाल मालिक उसे पकड़कर मुल्ला नसरुद्दीन के दरबार ले जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन पंडाल मालिक और भिखारी की बातों को गौर से सुनते हैं। दोनों की बातें सुनने के बाद मुल्ला कुछ देर सोचकर पंडाल मालिक से कहते हैं कि तुम्हें अपनी सब्जी की खुशबू के बदले पैसे चाहिए। पंडाल मलिका कहता है, जी हाँ। फिर मुल्ला पंडाल मालिक से कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी सब्जी की खुशबू की कीमत मैं स्वयं दूंगा। यह सुनते ही पंडाल मालिक खुश हो जाता है। फिर मुल्ला नसरुद्दीन उसे बताते हैं, देखो मैं तुम्हारी सब्जी की खुशबू की कीमत सिक्कों की खनक से अदा करूंगा। इतना कहते ही मुल्ला अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालते हैं और दोनों हाथों में लेकर उन्हें खनखनाने लगते हैं। फिर उन सिक्कों को दोबारा जेब में डाल लेते हैं। यह सब देखकर पंडाल मालिक हैरान हो जाता है। वह मुल्ला नसरुद्दीन से कहता है कि यह उन्होंने कैसी कीमत अदा की है। जवाब में मुल्ला कहते हैं, तुम्हारी सब्जी की खुशबू इस भिखारी ने ली थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें सिक्कों की खनक सुनाई है। अगर इस भिखारी ने सब्जी ली होती तो तुम्हें कुछ सिक्के जरूर मिलते। मुल्ला का जवाब सुनकर पंडाल मालिक आंखें चुराते हुए वहां से चला जाता है। भिखारी भी खुशी खुशी अपने रास्ते निकल जाता है। कहानी से सीख, बुद्धि और चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है, जैसा इस कहानी में मुल्ला नसरुद्दीन ने पंडाल मालिक के साथ किया। मुल्ला नसीरुद्दीन समय भांपकर बोलने की क्षमता रखने वाला ऐसा इंसान था जिसकी बातों में रोतों को हंसा देने की क्षमता थी। दंभियों पर उसकी बातें कहर से भारी थी और असहायों के लिए वरदान। अपने इस गुण के कारण मुल्ला नसीरुद्दीन के कदरदानों की कमी नहीं थी। जानने पहचानने वालों की तादाद बढ़ी तो मुल्ला नसीरुद्दीन के दावत पर बुलाने वालों की भी कमी न रही। 2-4 दिन पर कहीं न कहीं से बुलावा आ जाता और मुल्ला नसीरुद्दीन को दावत खाने जाने की विवशता आ घेरती। एक बार राजधानी के एक रईस के घर जलसा हुआ। जलसे का संदेश और आमंत्रण मुल्ला नसीरुद्दीन को भी मिला। आमंत्रण पत्रा भेजने वाले का नाम उसमें मोहम्मद रसूख जिलानी लिखा हुआ था। वह दुविधा में पड़ गया, आखिर कौन है यह मोहम्मद रसूख जिलानी? आमंत्रण पत्रा तो इस ढंग से लिख रखा है मानो मेरा सगा हो। इस तरह के बुलावों के प्रति मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत संवेदनशील था। आमंत्रण देने वाला चाहे गरीब हो चाहे अमीर, आमंत्रण किसी के जन्मोत्सव का हो या मरने के बाद किए जाने वाले कर्मकांड का, वह हर बुलावे पर उपस्थित अवश्य होता था।
यह उसके जनसंपर्क का दायरा बढ़ाने और लोकव्यवहार का तरीका था। मगर वह मोहम्मद रसूख जिलानी की याद भी नहीं आ रही थी। राजधानी से आए आमंत्रण को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। उसकी उलझन बनी हुई थी, आखिर यह मोहम्मद रसूख जिलानी है कौन? आमंत्रण पत्र की भाषा ऐसी थी जिससे शुभा होता था कि पत्र किसी करीबी रिश्तेदार ने लिखा है। मुल्ला सोच में पड़ा था, आखिर राजधानी में मेरा रिश्तेदार कौन है? मुल्ला इसी गुंधुन में था कि उसकी बेगम ने ताड़ लिया कि मुल्ला आज किसी उलझन में है। उसने पूछा, क्या बात है? सुबह से ही देख रही हूं, कुछ परेशान नजर आ रहे हो। क्या करोगी जानकर? तुम्हारे बस की बात नहीं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने लंबी सांस लेते हुए कहा। मैंने कब कहा कि मेरे बस की बात है? अरे, उलझन बताने से ही सुलझती है। क्या पता मैं तुम्हारी उलझन ही दूर कर दूं, बेगम ने कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन थोड़ी देर तक अपनी बेगम का मुंह ताकता रहा, फिर यह सोचकर कि क्या पता इसे ही कुछ याद आ जाए, उसने कहा, दरअसल मैं राजधानी वाले मोहम्मद रसूख जिलानी के बारे में सोच रहा था। अरे, क्या हुआ मामूजान को? बेगम ने चैंकते हुए पूछा। मामूजान? क्या मोहम्मद रसूख जिलानी तुम्हारे मामूजान हैं? और नहीं तो क्या तुम्हारे मामूजान हैं? अरे, इतना भी याद नहीं, वे हमारे बगदाद वाले मामूजान, जो शादी के बाद ही बगदाद जा बसे थे। अब 2 साल से राजधानी में रह रहे हैं। वहां अपना मकान बनाया है। सुना है बगदाद से बहुत दौलत लेकर लौटे हैं। मगर बात क्या हुई? यह अचानक तुम मामूजान के ख्यालों में क्यों पड़ गए? जरा मैं भी तो सुनूं। अरे, कुछ नहीं, बस उनके घर से बुलावा आया है। दावत है उनके यहाँ पूर्णमासी के दिन। मैं उनका आमंत्रण पत्र पढ़ के समझ नहीं पा रहा था कि मोहम्मद रसूख जिलानी हैं कौन। शादी के बाद एक आध बार ही तो मिलना हुआ है, और जब भी मिला तो उन्हें मामूजान ही कहा, इसलिए मोहम्मद रसूख जिलानी नाम से उन्हें पहचान नहीं पाया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने झेंपते हुए कहा। हाँ हाँ, मेरे मायके वालों के नाम तुम्हें क्यों याद रहने लगे? अरे, तुम्हें मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद मनसुख जिलानी की याद होती तो मोहम्मद रसूख जिलानी की भी याद आ जाती। खैर, लाओ जरा वह आमंत्रण पत्र मुझे भी दिखाओ, क्या लिखा है मामूजान ने? जरा मैं भी तो देखें। बेगम ने मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और मुल्ला नसीरुद्दीन ने बेगम के हाथ में मोहम्मद रसूख जिलानी का खत रख दिया। बेगम ने उस खत को पढ़ा तो खुशी से उछल पड़ी। अरे, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं था, मामूजान ने तो खास तौर से मुझे भी बुलाया है। देखो इसमें कितने प्यार से लिखा है, मेरी प्यारी बिटिया को भी लेते आना। मुल्ला नसीरुद्दीन ने आमंत्रण पत्र फिर से देखा तो पूरे खत से अलग एक जगह पर यह बात घेर कर लिखी गई थी। इस पंक्ति पर खास तवज्जो दिलाने के लिए इसे चारों तरफ से घेरा गया था, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन था कि उस पंक्ति पर उसने ध्यान ही नहीं दिया था। बेगम को खुशी से उछलते देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा, राजधानी जाना है। एक ही गधा मेरे पास है। बेगम उस पर मेरे साथ बैठ नहीं पाएगी। घोड़े से जाऊं तो घोड़ा किसी से मांगना पड़ेगा। 1-2 दिन की बात होती तो चलो कोई बात नहीं थी। राजधानी जाने में 2 दिन लग जाएंगे और 2 दिन लौटने में। 2 दिन मामूजान के घर, मतलब कि पूरे सप्ताह भर की बात है। यानी 7 दिनों के लिए एक घोड़ा सहित 2 जनों की खुराक का इंतजाम करना होगा। मुल्ला नसीरुद्दीन चिंता में पड़ गया। उसने सोचा, यदि बेगम मामूजान से मिलने जाने का इरादा छोड़ दे तो उसका काम आसान हो जाएगा। मगर बेगम थी कि किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं हुई। अंततः मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपना लंबा चोगा धारण किया, नोकदार टोपी पहनी और गधे पर सवार होकर बाजार पहुंच गया।
और दिनों की अपेक्षा उस दिन बाजार में भीड़ अधिक थी। मुल्ला ने जानना चाहा कि कारण क्या है, बाजार में इतनी गहमागहमी क्यों है। पता चला कि आज सुल्तान अपने चुनिंदा साथियों के साथ बाजार में खरीदारी करने आ रहे हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन को उम्मीद बंध गई कि कोई अच्छा काम इस बाजार में मिल जाएगा, और ऐसा ही हुआ। जेवर की एक दुकान में मुल्ला नसीरुद्दीन को ग्राहकों को जेवर दिखाने का काम मिल गया। सुल्तान की सवारी बाजार में आई, उस समय अफरा तफरी मच गई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने साहूकार को गद्दी पर बैठा दिया और आनन फानन में उसने जेवर की दुकान की भीड़ हटाकर दुकान में प्रवेश की जगह खाली करा दी और बिना सेठ से पूछे ही दुकान में लगे झाड़फानूस को रोशन करवा दिया। देखते ही देखते दुकान की रौनक कई गुना बढ़ गई और सुल्तान बाजार की दुकानों को बाहर बाहर ही देखते झांकते उस दुकान में प्रवेश कर गए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी नोकदार टोपी उतारकर और कमर तक झुककर सुल्तान का स्वागत किया। दुकान के लगभग सभी सदस्यों ने सुल्तान का अभिवादन किया। दुकानदार तो सुल्तान की खिदमत में बिछासा जा रहा था, मगर सुल्तान इन तमाम बातों से बेपरवाह मुल्ला नसीरुद्दीन से ही बातें किए जा रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन का अंदाजे बया रोचक, मनोरंजक और जानकारी भरा था। सुल्तान ने उस दुकान से काफी जवाहरात खरीदे और वहां से जाने से पहले मुल्ला नसीरुद्दीन से बोला, मेरा वक्त अच्छा कटा, तुमसे काफी जानकारी भी हासिल हुई। मुझे इस गांव का यह बाजार हमेशा याद रहेगा। तुम मुझे अपना नाम बताओ, क्या पता कभी तुमसे कोई काम ही पड़ जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बहुत विनम्रतापूर्वक सुल्तान को अपना नाम पता बताया और सुल्तान को दुकान से बाहर तक छोड़ने आया। सुल्तान ने जाते समय कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, मैंने तुम्हारा नाम तो पहले भी सुना था मगर आज देख भी लिया। सचमुच तुम एक दिलचस्प इंसान हो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। सुल्तान को दुकान से बाहर तक छोड़ने दुकान का मालिक भी आया था और दुकान में काम करने वाले उसके स्थायी कर्मचारी भी, किंतु सुल्तान ने उनके अभिवादन की ओर ध्यान नहीं दिया। सुल्तान के जाने के बाद दुकानदार और उसके कर्मचारी मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता की तारीफ करने लगे। दुकानदार ने सभी कर्मचारियों के सामने स्वीकार किया कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने दुकान में बिना कोई नई व्यवस्था के वहां उपलब्ध संसाधनों का ऐसा और ऐसी तत्परता से उपयोग किया कि सुल्तान बाजार की बड़ी दुकानों को छोड़कर इस दुकान में आ गए। सुल्तान को मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बातों से मुग्ध कर लिया। दुकानदार यह समझ रहा था कि उसकी दुकान में आकर सुल्तान ने खरीदारी की, इससे उसकी दुकान की साख बढ़ गई है। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन की दुकान का सामान बिकवाने के एवज में बड़ी रकम दी और कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, इस दुकान को अपनी दुकान समझना और जब कभी भी तुम्हें काम की आवश्यकता हो बेहिचक मेरे पास आ जाना। मुल्ला नसीरुद्दीन को दुकानदार से उम्मीद और जरूरत से कई गुना अधिक रकम हासिल हो गई थी। इस रकम से वह घोड़ा किराए पर तो क्या खरीद कर ले जा सकता था। बहरहाल रकम लेकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस दुकान से विदा ली और बाजार की सैर करता हुआ वह कपड़ों की एक दुकान में गया। वहां उसने अपनी बेगम के लिए कुछ कपड़े खरीदे, फिर वहां से अपने घर वापस आ गया। मुल्ला नसीरुद्दीन के घर आने पर जब बेगम ने देखा कि उसके लिए मुल्ला ने शानदार कपड़े खरीदे हैं, तब वह खुशी से झूम उठी। मन ही मन वह इस बात के लिए शर्मिंदा थी कि इतने समझदार व्यक्ति को वह निठल्ला मानती रही। यह तो समय के अनुरूप आश्चर्यजनक ढंग से काम करने वाला इंसान है। मुंह से मकान का नाम लिया तो कुछ घंटों में मकान हासिल कर लेने वाले इस इंसान पर खुदा की मेहरबानी है। दोपहर तक यह शख्स सोच रहा था कि दावत में जाए तो जाए कैसे, और रात होते ही इतना कीमती लिबास लेकर आ गया है। अपनी बेगम को इस तरह मुग्ध नजरों से देखते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने उससे कहा, बेगम, कपड़े पसंद आए? हाँ, बहुत महंगे लगते हैं।
असली सोना चांदी के सलमा सितारों का इन पर काम है। भारी भी है, बरसों काम आएंगे। हाँ बेगम, यही सोचकर लिया भी। कल सुबह मैं घोड़ा मंगवा लूंगा। उस पर सवार होकर हम पहले तो बाजार चलेंगे और तुम्हारी पसंद की कोई अच्छी सी जूती खरीदेंगे। उसके बाद लौटकर तुम्हारे मामूजान के घर जाने की तैयारी की जाएगी, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। बेगम उसकी बातें सुनकर चकित रह गई और आश्चर्य से पूछने लगी, क्या कहा, मेरे लिए जूती लोगे? अरे मेरे पास कई जोड़ी जूतियां पड़ी हैं, उनमें से ही कोई झाड़ पोंछ कर पहन लूंगी। तुम मेरे लिए नहीं, अपने लिए कपड़े और जूते ले लो, यह ज्यादा जरूरी है। फिर बेगम को ख्याल आया कि इस तरह की खरीदारी के लिए तो पैसों की आवश्यकता होगी। मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पैसे कहाँ हैं कि वह ये खरीदारियां करेगा। इस विचार के आते ही वह संकुचित सी होती हुई पूछ बैठी, मगर इन सब के लिए तो पैसे चाहिए। हमारे पास पैसे हैं कहाँ? बेगम, पैसे हैं, आज अच्छी कमाई हुई है, पैसों की चिंता मत करो। यह भी सोचो कि मामूजान के लिए कुछ खरीदना है तो उसे भी हम खरीद लेंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन की बातों से संतुष्ट होकर उसकी बेगम ने भोजन परोसा। दोनों ने भोजन करने के बाद बिस्तर की शरण ली। दूसरे दिन सुबह ही मुल्ला नसीरुद्दीन एक शानदार अरबी घोड़ा किराए पर ले आया। बेगम को साथ लेकर वह बाजार पहुंचा तो बाजार में एक ही चर्चा होने लगी, आज मुल्ला नसीरुद्दीन घोड़े की सवारी कर रहा है, साथ में उसकी बेगम भी है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बेगम के साथ एक जूते की दुकान में गया तो दुकानदार ने उसकी खूब खातिरदारी की और उसकी बेगम के लिए अपनी दुकान की सबसे खूबसूरत जूती उसे खरीद दाम पर ही दे दी। बेगम की जिद के कारण मुल्ला ने अपने लिए भी कपड़े लिए। मामाजी के लिए भी उन दोनों ने उपहार खरीदे और घर लौटकर मुल्ला नसीरुद्दीन और उसकी बेगम दोनों ही यात्रा की तैयारी में लग गए। धूप से बचने के लिए शाम होते ही वे लोग राजधानी के लिए रवाना हो गए। 2 दिनों के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन पहुंच गए मोहम्मद रसूख जिलानी के मकान पर। आलीशान इमारत थी, सज्जा की भव्यता देखते ही बनती थी। मुल्ला नसीरुद्दीन और उसकी बेगम के आने की खबर सुनकर मामूजान खुद बाहर आए और उन्होंने जमाई को अपने गले से लगाया, भांजी के कंधे थपथपाए और घर में ले गए। दावत पूर्णमासी को होनी थी। पूर्णमासी आने में 2 दिनों की देर थी। वे 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। दावत का इंतजाम इमारत के अहाते में हो रहा था। अहाते में जगह जगह पेड़ लगे थे, बड़े घेरों वाले छतनार पेड़। इन पेड़ों के नीचे ही आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था होनी थी। राजधानी के तमाम बड़े लोग इस दावत में शरीक होने वाले थे। खुले आकाश के नीचे बैठकर तफरीह का मजा लेते हुए भोजन करना मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए यह परिकल्पना बहुत प्यारी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने नए कपड़ों में सज-धज कर तैयार हो गया और नए जूते डालकर अहाते में चहलकदमी करने लगा। इसी चहलकदमी के दौरान उसकी नजर आकाश में उड़ते पक्षियों पर गई। उसने देखा कि चिड़ियों का झुंड उड़ता हुआ आता है और अहाते के पेड़ों पर बैठकर विश्राम करता है और फिर उड़ जाता है। पेड़ों के नीचे की जमीन पर उसने जगह जगह पर सफेद चूने के ठोप जैसी आकृति का निशान देखा। उसके दिमाग में बात कौंधी कि अरे यह तो चिड़ियों की विष्ठा के निशान हैं। यदि किसी अतिथि की थाली में किसी चिड़िया ने विष्ठा कर दिया तब क्या होगा? लेकिन यह ख्याल आने में देर हो चुकी थी और अतिथियों का आना शुरू हो गया था। मुल्ला नसीरुद्दीन इमारत के प्रांगण में आने वालों को उचित स्थान पर बैठाता और जैसे ही अतिथि बैठते उनके लिए दस्तरखान बिछा दिया जाता। बड़ी ही चुस्त व्यवस्था थी मामूजान की। खाना परोसा जाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन टहलता हुआ एक पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया।
उसी समय चिड़ियों का एक झुंड टिर करता हुआ आया और अहाते के पेड़ों पर बैठ गया। लगभग उसी समय एक अतिथि मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आकर खड़ा हो गया और उससे पूछने लगा, क्यों भाई, यहाँ तन्हा क्यों खड़े हो? मुल्ला नसीरुद्दीन को मस्खरी सूझी और उसने मजाक में कहा, कुछ नहीं भाई, जरा इन चिड़ियों की बातचीत सुन रहा हूं। चिड़ियों की बातचीत सुन रहे हो? क्या तुम चिड़ियों की जुबान समझते हो? उस आदमी ने संजीदगी से पूछा। हाँ भाई, चिड़ियों की भाषा समझता हूं। एक अरसे तक मैंने चिड़ियों की भाषा पर काम किया है। उसी समय सामने के आम के पेड़ पर बैठा एक बड़ा सा परिंदा जोरों से शोर किया, टें हैं टे। उस आदमी ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, इस परिंदे ने क्या कहा, बताओगे? हाँ, क्यों नहीं, मुल्ला नसीरुद्दीन ने मजाक करते हुए कहा। उस परिंदे ने कहा है, देखो, मैं इस रईस की थाली में विष्ठा करूंगा क्योंकि यह परले दर्जे का कंजूस है, कभी चिड़ियों के लिए दाना नहीं डालता है। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात समाप्त हुई और उस आदमी ने इस पेड़ के नीचे बैठे रईस की थाली पर टकटकी लगा दी। उसके आश्चर्य का तब कोई ठिकाना नहीं रहा जब उस पेड़ के नीचे बैठे रईस की थाली में वाकई उस परिंदे ने विष्ठा कर दी। रईस भिनभिनाकर दस्तरखान से उठ गया। मामूजान ने तुरंत उसके लिए दूसरा दस्तरखान बिछवा दिया। देखते ही देखते दावत स्थल पर चर्चा होने लगी कि मोहम्मद रसूख जिलानी के घर एक ऐसा शख्स अतिथि बनकर आया है जो चिड़ियों की भाषा समझता है। मामूजान के घर पर जो दावत थी उसमें सुल्तान के दरबार के कुछ वरिष्ठ लोग भी आए हुए थे। उन्होंने भी इस बात की सोदाहरण जानकारी हासिल की। अंततः यह चर्चा सुल्तान तक पहुंच गई। सुल्तान ने जब सुना कि मुल्ला नसीरुद्दीन राजधानी में है और राजधानी के एक रईस मोहम्मद रसूख जिलानी का संबंधी है, तो तुरंत उसने मोहम्मद रसूख जिलानी के घर मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए पैगाम भेजा कि सुल्तान उनसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान को मुल्ला नसीरुद्दीन की याद थी। इतना दिलचस्प और बेबाक इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा था। जब उसने सुना कि मुल्ला नसीरुद्दीन चिड़ियों की भाषा समझता है तो वह उससे मिलने के लिए बेताब हो उठा। उधर जब मोहम्मद रसूख जिलानी के पास सुल्तान का पैगाम आया तो वह बैंक गया। पैगाम में जो सम्मान और आत्मीयता छुपी थी उससे भी मोहम्मद रसूख जिलानी चकित था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके भगिनी दामाद में ऐसी क्या बात है कि उसके आने की खबर सुल्तान को मिल गई और सुल्तान को ऐसी क्या जरूरत आ गई कि वह उसे इस तरह आत्मीय संबोधन से लैस पैगाम भेजने को विवश हुआ। मोहम्मद रसूख जिलानी ने सुल्तान के हरकारे को मुल्ला नसीरुद्दीन से मिलाया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सुल्तान को संदेश भेजा कि मामूजान मोहम्मद रसूख जिलानी के घर से अतिथियों के प्रस्थान के बाद वह सुल्तान के दर्शन के लिए अवश्य उपस्थित होगा। दूसरी तरफ मोहम्मद रसूख जिलानी इस बात से खुश था कि उसके अतिथियों के सामने ही उसके घर सुल्तान का पैगाम आया। इससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। लोग अब यह भी कहेंगे कि मोहम्मद रसूख जिलानी को सुल्तान भी जानता है। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी तरह का अकेला इंसान था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि सुल्तान के पास जाकर वह करेगा क्या। फिर भी बात चूंकि सुल्तान की थी इसलिए वह अतिथियों के जाने के बाद तैयार हुआ और मोहम्मद रसूख जिलानी के पास यह बताने गया कि वह सुल्तान से मिलने जा रहा है। लेकिन ठीक उसी समय सुल्तान के घर से कुछ प्यादे उसे लिवा लाने के लिए पहुंच गए। उस समय मोहम्मद रसूख जिलानी के घर जो भी अतिथि मौजूद थे वे सबके सब मुल्ला नसीरुद्दीन की ऐसी साख देखकर दंग रह गए। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन अपने मामूजान से आज्ञा लेकर सुल्तान के पास जाने के लिए रवाना हो गया। सुल्तान ने मुल्ला नसीरुद्दीन का भरपूर स्वागत किया और उसे अपनी अतिथिशाला में ठहराया। मुल्ला नसीरुद्दीन को पूरी इज्जत बख्शी गई। सुल्तान ने उसके साथ रात्रि का भोजन करते हुए अपने मन की बात कही, मैं भी चिड़ियों की भाषा सीखना चाहता हूँ।
मुल्ला नसीरुद्दीन, मुझे बताओ कि इसके लिए क्या करना होगा। मैंने सुना है कि तुम चिड़ियों की भाषा समझते हो। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भोजन करते हुए ही बहुत सरलता से कहा, चिड़ियों की भाषा सीखने के लिए चिड़ियों की सोहबत में बचपन के दिन बिताना जरूरी होता है। अब तो आप प्रौढ़ हो चुके हैं सुल्तान। आप में यह ख्वाहिश बहुत देर से पनपी है। मैं तो चिड़ियों से भरे चमन में तन्हा खेला करता था, जिसके कारण धीरे धीरे उनकी बोली और व्यवहार को समझने लगा। कोई दूसरा उपाय मैं जानता नहीं कि आपको बता सकूं कि चिड़ियों की भाषा कैसे सीखी जा सकती है। सुल्तान आश्वस्त हो गया कि मुल्ला नसीरुद्दीन ठीक ही कह रहा है। उसने तुरंत दूसरा प्रस्ताव दिया, ठीक है, कल सुबह हम लोग राजधानी के पास के जंगल में चलेंगे। वहां तुम चिड़ियों के बोलने पर उसका अर्थ मुझे बताना कि वे क्या बातें कर रहे हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इसके लिए तुरंत अपनी स्वीकृति दे दी। दूसरे दिन सुबह ही सुल्तान तैयार होकर मुल्ला नसीमुद्दीन के पास पहुंच गया। मुल्ला नसीरुद्दीन भी तैयार था। दोनों घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में एक पहाड़ी नदी आई जहां सारस के जोड़े विचर रहे थे और पारदर्शी पानी में मछलियों का शिकार कर रहे थे। तभी एक सारस ने टेंटे की जोरों की आवाज की। सुल्तान ने तुरंत मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, बताओ तो इस सारस ने क्या कहा। यह कह रहा था, सावधान, इस राज्य का भाग्यशाली सुल्तान आया है। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि एक साथ कई सारसों का स्वर उभरने लगा, कर्कश स्वर। सारस आवाज करते हुए इधर उधर उड़ने भी लगे थे। शायद सारस घोड़ों की टापों से उत्तेजित होकर ऐसा व्यवहार कर रहे थे। सुल्तान ने पूछा, बताओ मुल्ला नसीरुद्दीन, सारस इस तरह बेचैन होकर क्या बातें कर रहे हैं। सुल्तान, ये सारस कह रहे हैं कि यह सुल्तान भाग्यशाली है, लेकिन यह अपनी प्रजा के बारे में कुछ सोचता नहीं। वर्षा का पता नहीं है, आसमान में बादल नहीं हैं, पूरे राज्य में सूखे का आलम है, अकाल की संभावनाएं सामने हैं। नदियों में पानी सूख चला है, मगर यह सुल्तान समय पर अपना लगान वसूल कर भी कभी सोचता नहीं कि प्रजा के लिए कुछ करे। वह चाहे तो नहरें खुदवा सकता है। समय रहते अनावृष्टि की स्थिति से निजात पाने के लिए अपने राज्य में सिंचाई के उपाय कर सकता है। कहते हैं कि आसमान के बादल जब पानी न दें तो जमीन के भीतर का पानी काम आता है। मगर यह सुल्तान अपने भाग्यशाली होने के कारण सुख से जीवन बिता रहा है, मगर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। प्रजा के प्रति इसका व्यवहार ठीक नहीं है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा। सुल्तान ने तुरंत अपना घोड़ा मोड़ लिया और उसकी देखा देखी मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी अपना घोड़ा मोड़ लिया। सुल्तान ने घोड़े को राजधानी की ओर दौड़ाते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं वन विहार में समय नहीं गवाऊंगा और प्रजा के हित के कार्यों में अपना समय लगाऊंगा। तुमने जो बातें कही हैं वे सच हैं। मुझे पता है कि अकाल पड़ सकता है, किंतु मैं इसे कुदरत की बात मानकर सोच रहा था कि भला इसमें मैं क्या करूंगा। मगर तुमने मुझे राह बता दी, यह भी बता दिया कि मुझे क्या करना है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, सुल्तान, मैंने नहीं, सारस ने। इसके बाद सुल्तान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को कई तरह के खूबसूरत और जीवनोपयोगी उपहार देकर विदा किया। इन उपहारों को देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन की बेगम बहुत खुश हुई। उसे इस बात पर गर्व हो रहा था कि सुल्तान भी उसके पति की इज्जत करता है। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन को पास के शहर से दावत का न्योता मिला। इस दावत में उन्हें खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। मुल्ला वैसे भी खाने पीने के शौकीन इंसान थे, इसलिए
बिना सोचे समझे न्योता स्वीकार कर लिया। मुल्ला ने रोज पहनने वाले कपड़े पहने और दावत के लिए घर से निकल गए। सफर के दौरान उनके कपड़े धूल मिट्टी से गंदे हो गए। जब वे दावत के लिए पहुंचे तो घर के बाहर पहरा दे रहे दरबान ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने दरबान से कहा, मैं मुल्ला नसरुद्दीन हूँ, मैं इस दावत का खास मेहमान हूँ। दरबान ने हंसते हुए कहा, वो तो दिखाई दे रहा है। फिर दरबान ने धीरे से मुल्ला के कान में कहा, अगर तुम दावत के लिए आए मुल्ला नसरुद्दीन हो तो मैं खलीफा हूँ। यह सुनकर उसके साथ खड़े अन्य दरबान जोर जोर से हंसने लगे। फिर दरबान ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा और दोबारा आने से मना कर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन कुछ सोचते हुए वहां से चले गए। जिस शहर में दावत थी उसी के पास मुल्ला का एक मित्र रहा करता था। वह अपने मित्र के घर चले गए। मुल्ला नसरुद्दीन अपने मित्र से मिलकर खुश हुए। थोड़ी देर बाद उन्होंने सारी बातें अपने मित्र को बताई। फिर उन्हें याद आया कि उनके मित्र ने उनके लिए एक लाल कढ़ाईदार शेरवानी सिलाई थी जो उनके मित्र के पास ही रह गई थी। मुल्ला ने अपने मित्र से पूछा कि क्या वह शेरवानी अभी भी आपके पास है। उनके मित्र ने कहा, शेरवानी अभी भी अलमारी में टंगी है और तुम्हारा इंतजार कर करी है। मित्र ने शेरवानी मुल्ला नसरुद्दीन को दे दी। मुल्ला ने मित्र का शुक्रिया किया और कुछ देर बाद शेरवानी पहनकर दावत के लिए निकल गए। इस बार जब दरवाजे पर पहुंचे तो दरबान ने उन्हें सलाम किया और बाइज्जत दावत खाने तक ले गया। दावत में अनेक लजीज पकवान बने थे जिनकी खुशबू हर तरफ फैल रही थी। मुल्ला के स्वागत में बड़े बड़े लोग खड़े थे। फिर मुल्ला को खास मेहमान की कुर्सी पर बैठाया गया। उनके बैठने के बाद ही बाकी सभी मेहमान बैठे। सभी की नजर मुल्ला पर ही थी। मुल्ला को खाने में सबसे पहले शोरबा परोसा गया। मुल्ला ने शोरबा उठाया और अपनी शेरवानी पर उड़ेल दिया। यह देख सब हैरान रह गए। एक ने उनसे पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जब सब ने बोलना बंद कर दिया तब मुल्ला ने अपनी शेरवानी से कहा, उम्मीद है कि तुम्हें शोरबा लजीज लगा होगा। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि दावत पर मुझे नहीं बल्कि तुम्हें बुलाया गया था। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी की पहचान उसके पहनावे से नहीं करनी चाहिए। एक दिन की बात है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के बाजार में घूम रहा था। उसका कबाब खाने का मन हुआ और वो कबाब की एक दुकान पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि ढेर सारे लोग एक भिखारी को घेर कर खड़े हुए हैं। भिखारी हाथ जोड़े, सिर झुकाए, घुटनों के बल बैठा हुआ कबाब वाले के सामने गिड़गिड़ा रहा है। यह नजारा देख मुल्ला नसरुद्दीन हैरान हुआ। उसने कबाब वाले से पूछा, क्या हुआ जनाब? इस तरह यहां भीड़ क्यों लगी है? और इस शख्स ने क्या किया है? ये इस तरह क्यों गिड़गिड़ा रहा है? कबाब वाला बोला, कुछ देर पहले ये भिखारी मेरे पास आया और इसने मुझसे मेरे चूल्हे पर अपने साथ लाई रोटी सेंकने की इजाजत मांगी। मैंने इजाजत दे दी, लेकिन इसने मेरे चूल्हे की जगह मेरे तवे पर रोटी सेकी। उस तवे पर कुछ देर पहले मैंने कबाब बनाया था। इस कारण कबाब की खुशबू इस भिखारी की रोटी में चली गई। मैं उस खुशबू के पैसे मांग रहा हूं। ये दे नहीं रहा। सारी बात जानने के बाद मुल्ला भिखारी से बोला, क्यों तुम्हें पता नहीं है कि हर चीज का मोल होता है? जब भी दूसरों की वस्तुएं इस्तेमाल की जाए तो उसका मोल चुकाना पड़ता है। तुम्हें भी चुकाना पड़ेगा। पढ़ें मुल्ला नसरुद्दीन की हाजिर जवाबी का किस्सा। मुल्ला की बात सुनकर कबाब वाला बहुत खुश हुआ। भिखारी यह बात सुनकर अपने कुर्ते की जेब टटोलने लगा। उसकी जेब में कुछ सिक्के पड़े थे जो उसकी दिन भर की कमाई थे। उसने वे सारे सिक्के निकाले और कबाब वाले की ओर बढ़ाने लगा।
तब मुल्ला ने उसके हाथ से सिक्के ले लिए और बोला, तुम्हारी तरफ से मैं इन्हें ये सिक्के दे देता हूँ। भिखारी ने सारे सिक्के मुल्ला के हाथ में दे दिए। मुल्ला उस सिक्कों को कबाब वाले के कान के पास ले गया और खनखनाने लगा। उन सिक्कों की खनक सुनने के बाद कबाब वाला बोला, अब जरा मुझे ये सिक्के हाथ में लेने दो। नहीं जनाब, इस भिखारी ने आपके कबाब की खुशबू ली थी, उसे खाया नहीं था। इसलिए आप भी सिक्कों की खनखनाहट सुनिए, उसे लेने का हक आपको नहीं है। यह कहकर मुल्ला ने सिक्के वापस भिखारी के हाथ में दे दिए। कबाब वाले का मुंह उतर गया था। भीड़ मुल्ला की तारीफ करते हुए वहां से छंट गई। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन पर मुकदमा चला कि वह राज्य के लिए खतरा बन सकते हैं। उन पर आरोप था कि वह राज्य में घूम घूम कर धर्मगुरुओं, प्रशासनिक अधिकारियों, नेताओं और दार्शनिकों के बारे में अफवाह फैला रहे हैं कि इनमें ज्ञान की कमी है और ये सभी अज्ञानी हैं। मुकदमे की कार्रवाई के लिए मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाया गया। जब दरबार में मुल्ला नसरुद्दीन पहुंचा तो राजा ने उनसे कहा, तुम अपनी बात दरबार में मौजूद सभी के सामने रखो। मुल्ला ने राजा से कहा, आप कुछ कागज और कलम मंगवा लीजिए। राजा ने कागज और कलम मंगवा लिए। मुल्ला ने राजा से कहा, यहाँ बैठे बुद्धिमान व्यक्तियों में से 7 को ये कागज दे दें। राजा ने वैसा ही किया। फिर मुल्ला ने उनसे एक सवाल पूछा और उत्तर कागज पर लिखने को कहा। 7 के लिए मुल्ला का सवाल था कि रोटी क्या है। थोड़ी देर में सभी ने अपना जवाब कागज पर लिख दिया। फिर एक एक कर सभी ने अपना जवाब राजा और दरबार में उपस्थित सभी के सामने पढ़कर सुनाया। पहले व्यक्ति ने अपने उत्तर में लिखा, रोटी एक तरह का खाना है। दूसरे व्यक्ति ने लिखा, रोटी आटे और पानी का मिश्रण है। तीसरे ने जवाब में लिखा, यह भगवान का वरदान है। चौथे ने अपने उत्तर में लिखा, रोटी पका हुआ आटे का लौंदा है। पांचवें ने जवाब में लिखा, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि रोटी से आपका अभिप्राय क्या है। छठवें ने जवाब में लिखा, रोटी पौष्टिक तत्व से समृद्ध आहार है। आखिर में 7वें ने लिखा, रोटी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सभी के जवाब के बाद मुल्ला ने दरबार में कहा, अगर रोटी को लेकर इतने ज्ञानी और गुणी लोगों का मत एक समान नहीं है तो ये किसी विषय पर निर्णय देने के लिए एक मत कैसे हो सकते हैं। ये सभी लोग मिलकर यह निर्णय कैसे ले सकते हैं कि मैं लोगों को गलत बातें बता रहा हूं। फिर मुल्ला ने राजा से कहा, क्या आप महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श और निर्णय देने का अधिकार ऐसे लोगों को दे सकते हैं जो रोज रोटी खाते हैं लेकिन इसे लेकर एक मत नहीं हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने आगे कहा, जो लोग किसी विषय पर एक मत नहीं हो सकते हैं वो कैसे कह सकते हैं कि मैं लोगों को भ्रष्ट करता हूं। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किस विषय पर अपना मत रखने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है।